नमस्कार, द वायर के लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं प्रशांत। और आज हम बात करेंगे गुजरात में ऊना में दलितों पर कथित गोरक्षकों के हमले के बाद युवा दलित चेतना के रूप में उभरे युवा नेता और छात्र जिग्नेश मेवानी, जिनसे हम बात करेंगे। आज इनका एक प्रोग्राम था कुछ साथियों के साथ, जिसमें इन्होंने संबोधित किया है, देश के नाम कुछ संदेश भेजा है और सरकार को हम इन्हीं से पूछते हैं किस बारे में थी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो एनडीटीवी के भले नेकदिल अच्छे पत्रकार साथियों को और वायर की टीम दोनों को मेरी आज कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस तरह से अच्छा काम करने के लिए, अच्छी पत्रकारिता करने के चलते आपको जिस तरह से सरकार के कुछ लोग पाकिस्तानी या पाकिस्तानी समर्थक का टैग दे रही है, तो मैं मानता हूं कि ये काउंटर अटैक एक तरह की प्रतिक्रांति इसलिए हो रही है कि आप कुछ जमकर अच्छा, सेंसिबल, प्रोग्रेसिव, प्रो पुअर काम कर रहे हैं जी। इस बात से मैं मेरी बात की शुरुआत करूंगा। आज हम लोगों ने, मैंने साथी कन्हैया कुमार ने, शहला रशीद ने, तहसीन पूनावाला, देबाशीष, अपूर्वानंद जी, अनिल चमड़िया, रिचा यूपी से, कुलदीप नैयर, सारे युवा नेता थे, मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से जरिए सारे स्टेट की गवर्नमेंट्स और केंद्र की सरकार से ये अनुरोध किया है, एक तरह से ये प्रेयर और अपील की है कि जिस तरह से ऑफलैंड रिसेंटली एक मॉब वायलेंस बढ़ गया है और ये जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, चाहे वो ऊना हो, दादरी हो, पहलू खान की हत्या हो अलवर में, लातेहार हो, सहारनपुर हो, तो ये कुछ बढ़ता जा रहा है। तो इसको कंट्रोल में करने के लिए और इस तरह की वारदातें किसी कीमत पर ना हो, राइट, मॉब लिंचिंग के चलते, भीड़ तंत्र के चलते किसी भी इंसान की हत्या ना हो, इस प्रेयर के साथ हम लोगों ने सरकार से ये अनुरोध किया कि कानून बनाया जाए। यदि सरकार ये कानून नहीं बनाती तो हम बहुत बड़ी ताकत के साथ सड़कों पर उतरेंगे। अच्छा, जो पहले से मौजूदा कानून है वो खुद ही किसी गैर न्यायिक हत्या की इजाजत नहीं देता। यस, आप किसी को, कोई भी ताकतवर आदमी है, इवन देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो कानून के हवाले से ही किसी को सजा दे सकता है, अदालत या राष्ट्रपति प्रतीक रूप से। लेकिन यहां तो दर्जनों घटनाएं, एक दो नहीं हुई हैं, दर्जनों दर्जन घटनाएं लगातार 18 से ऊपर लोग झारखंड में पीट कर मार दिए गए और जिस पर कोई हलचल नहीं हुई। क्या हम ये माने कि भारतीय संविधान जो है, जो सबको बराबरी का दर्जा देता है, वो खुद खतरे में आ गया है? बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ जैसा कुछ दिखता नहीं जी। कानून और संविधान के धज्जिया उड़ा जा रहे हैं। साफ तौर पर खुलकर लोग ऐसा कह रहे हैं कि संविधान के बदले मनुस्मृति को लागू किया जाए। कब्रिस्तान में से बहनों को निकालकर, उनके शव निकालकर उनके साथ बलात्कार हो। इतनी गंदगी, इतनी ऑब्नॉक्शियस फिल्दी कंटेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म में कभी नहीं देखी गई। तो जो लोग लंबे अरसे से त्रिशूल और तलवार की राजनीति करते आ रहे थे, पब्लिकली लोगों को त्रिशूल और तलवार दिखाते आ रहे थे, अब वो राज सत्ता के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। तभी ये दादरी हो रहा है, तभी ये ऊना हो रहा है, तभी ये सहारनपुर हो रहा है, तभी अहमदाबाद में मोहम्मद अयूब की या पहलू खान की या किसी भी नागरिकों की लिंचिंग जो हो रही है वो हर कीमत पे रुकनी चाहिए। आपको ये दूसरे साथियों को ये सवाल ये हो सकता है कि ऑलरेडी आईपीसी में प्रोविजन तो है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर वार करता है या मॉब फ्यूरी होती है या लिंचिंग होता है, तो आईपीसी में प्रोविजन है। उसके बावजूद ये स्पेशल कानून क्यों? इसलिए कि एक स्पेशल फिनोमिना के तौर पे अभी मॉब लिंचिंग उभर कर आ रहा है। भारतवर्ष की नागरिक समाज उसका शिकार बना है। जिस तरह से एक नॉन दलित, सो कॉल्ड कथित सवर्ण, यदि दलित के ऊपर उत्पीड़न या अत्याचार करता है तो आईपीसी में प्रोविजन तो थी, लेकिन कास्ट के मॉन्स्टर्स की ग्रेविटी को समझते हुए, जाति व्यवस्था को कंसीडर करते हुए, अलग से उसको एड्रेस करने की जरूरत, अलग से उसको इसका स्पेशल केस में ट्रीट करने के लिए एट्रोसिटी का कानून बना। जी, जी, जी। एक पुरुष किसी महिला को सेक्सुअली अब्यूज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, तो आईपीसी में प्रोविजन है। लेकिन माइनर लड़की जो कंपेरेटिवली एक मैच्योर बहन की, महिला की तुलना में ज्यादा वल्नरेबल होती है, उसकी वल्नरेबिलिटी को कंसीडर करते हुए पोस्को का कानून बना, स्पेशल अटेंशन देने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि सारे देश की, सारे राज्यों की सरकारें और केंद्र की सरकार मॉब लिंचिंग की बढ़ती हुई वारदातों को कंसीडर करके, मेहरबानी करके प्लीज हमारी ये गुजारिश है कि ये मौत का तांडव खत्म हो।
मॉब लिंचिंग हर कीमत पे रुके, इतना ही कहते हैं कि अच्छा, इसमें कानून व्यवस्था को तो खतरा है ही है, साथ में आप देखिए कि मॉब लिंचिंग की जितनी घटनाएं हो गई हैं, लोगों को पीट पीट कर मारा गया, उसमें प्रायः या तो दलित हैं या तो वो मुस्लिम हैं। अब दलित और मुसलमानों का प्रताड़ित होना, ब्राह्मणवादी मनुवादी मेंटालिटी वाले लोग, तलवार और त्रिशूल की संस्कृति में मानने वाले लोग जब सत्ता पर आएंगे तो स्वाभाविक रूप से वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कि अल्टीमेटली फाइनल एनालिसिस में हिंदू राष्ट्र वो मुस्लिम्स को रिजेक्ट और डिस्कार्ड करता है। हमारा संविधान वो परमिट नहीं करता। हमारा संविधान साफ तौर पे ये कहता है प्रीएम्बल में कि इन द फाइनल एनालिसिस वी हैव टू बिकम अ सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी समाज या स्टेट का निर्माण करना है, हिंदू राष्ट्र नहीं। बावजूद उसके जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनकी मेंटेलिटी बेसिकली ब्राह्मणवादी है, मनुवादी है। तो दलित और मुस्लिम तो प्रताड़ित हो गए ही, लेकिन साथ साथ जब मॉब लिंचिंग की एक तरह से परमिशन दी जा रही है तो कोई भी नागरिक उसका शिकार होगा। तो दलित और मुस्लिम के साथ साथ पूरे नागरिक समाज के हित में हम चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग के जरिए किसी भी इंसान की हत्या ना हो। यदि सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती, वी विल बी डेफिनेटली हिटिंग द स्ट्रीट्स इन गुजरात एंड एवरीवेयर, और सारे राजकीय पक्ष और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जाएंगे। हमारा ड्राफ्ट आने वाले कुछ दिनों में तैयार होगा और अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, किसी को घेरना नहीं चाहते, एक जेन्युइन दबाव बनाना चाहते हैं कि ये इंसानियत के लिए बहुत ही डेंजरस परिस्थिति है। भारत खतरे में है, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे, रूल ऑफ लॉ लागू हो, संविधान लागू हो और इस तरह की हत्या रुके। लेकिन सरकार तो कह रही है, खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखा जाए? देखिए, वो तो सब कहते हैं, वो नट सम्राट है ना, तो उनका वो स्पेशलाइजेशन वो एरिया में, वो तो यंग इंडिया कहते हैं। लेकिन 5 साल के दौरान जिस 2 करोड़ युवा को रोजगार देने की बात थी, उसका 1% लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। वो तो कहते हैं डिजिटल इंडिया, भीम ऐप लेकर सालाना आंकड़ा 1.37 लाख का है, या वो भीम ऐप लेकर आते हैं, यंग इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, भीम ऐप लेकर आते हैं। बहुत बड़ी तादाद में दलित कुपोषित है। हम ये कहते हैं, सर जी एक मजेदार बात, भीम ऐप नहीं, भीम ब्रेड चाहिए। आज मजेदार एक घटना हुई है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो है, जयपुर में एक पेड़ पर चढ़कर फोन करने गए थे। डिजिटल इंडिया के दौर में मंत्री पेड़ पर चढ़कर फोन लगा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि डिजिटल इंडिया कहाँ गया, कि केंद्रीय मंत्री पेड़ पर चढ़कर के फोन लगा रहे हैं कि नेटवर्क मिले हमें। मोदी जी को फोन करते होंगे कि सर जी आप मुकेश जी को कहिए कि मेरा नेटवर्क नहीं मिल रहा है जियो के बावजूद। ये बताएं, जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके मॉब लिंचिंग के अलावा उसका क्या क्या एजेंडा था, क्या क्या मांगे रखी थी आपने? बेसिकली मॉब लिंचिंग ना हो, ऐसा एक स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट प्रोविजन वाला कानून बने, यही नटशेल में डिमांड थी हम लोगों की। और किस तरह से मॉब लिंचिंग की वारदातें ऊना में हुई, दादरी में, वो सारे किस्से थोड़े खोलकर बताए। और ये डिमांड रही सिविल सोसाइटी की ओर से। मैं, शैला, तहसीन, कन्हैया कुमार, ये सारे यंगस्टर्स थे, ऋचा भी थी। तो हम लोग चाहते कि सारे प्रगतिशील लोग, सारे न्याय पसंद लोग एक मंच पर आए और ये कहे कि मॉब लिंचिंग हर कीमत पर रुके और किसी भी इंसान का भीड़ के द्वारा हत्या ना हो। तो यही आज नटशेल में बात थी। साथ साथ मैंने इस मुद्दे के ऊपर भी थोड़ा फोकस बनाया कि ऊना के 1 साल पर, जुलाई में ऊना को 1 साल होगा, 11 जुलाई को। तब तक सरकार को एक तरह से सॉर्ट ऑफ वक्त दे रहे हैं, तब तक आप कुछ प्रॉम्प्ट एक्शन लीजिए, प्रोएक्टिवनेस दिखाइए इस कानून को लेकर। नहीं दिखाते, गुजरात में आपको घेरेंगे। गुजरात मॉडल को गुजरात की धरती पर दोबारा एक्सपोज करेंगे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसका इंपैक्ट जो होना हो, वी डोंट बोदर बियॉन्ड द पॉइंट अबाउट इट। लेकिन हमारी बात दिलो जान से रखेंगे, सड़कों पर उतर कर रखेंगे, हजारों की तादाद में रखेंगे और सरकार को वहां जमकर घेरेंगे और पूरे देश की जनता को यह बताएंगे कि कैसा विचित्र गवर्नेंस और गुजरात का ये मॉडल है। कि बात ऐसी होती है कि गाय को मार डालो तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इंसान को मारो तो कुछ नहीं। तो ये बात लोगों के बीच में हम लोग रखना चाहते हैं। अच्छा, इसी जो ऊना की घटना हुई थी, जो गाय का चमड़ा उतारने वाले बच्चों को बांध करके पीटा गया था, और फिर वो देखिए वो कई जगह पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूप में दोहराया गया। और अभी देखिए ये पहली बार शायद मेरी जानकारी में है, कभी ऐसा हुआ हो मुझे मालूम नहीं, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नाम पर दंगा हुआ
और जिसमें जो पहला दंगा हुआ उसमें भाजपा के एक सांसद और एक विधायक दोनों शामिल थे, जिनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, सड़क दूधली में जो घटना हुई थी। और उसके बाद में उस घटना से सबका ध्यान हटा दिया गया, उसकी चर्चा नहीं हुई, और शब्बीरपुर गांव में फिर राजपूत बनाम दलित का झगड़ा खड़ा किया गया, जानबूझकर खड़ा किया गया। प्रशासन ने उसको खड़ा किया एक तरह से कि उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसको कैसे देखते हैं आप कि दलितों को राजपूतों से लड़ा दिया, बहाना अंबेडकर की मूर्ति थी? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही सोचने लायक बात है। दलितों का गांव, दलितों की बस्ती, उनका रविदास मंदिर, उनके बाबा साहब, उनका स्टेच्यू अब लगाए जब चाहे तब लगाए। उसमें किसी भी नॉन दलित कम्युनिटी को ऐसी दिलचस्पी क्यों हो कि हम नहीं लगाने देंगे, और नहीं लगाने देंगे ऐसा न केवल कहते हैं, इस एटीट्यूड के साथ जाते हैं कि पूरे दलित मोहल्ले को घेरा जाए, त्रिशूल और तलवार दिखाए जाए, कट्टे दिखाए जाए, भाले दिखाए जाए, माँ बहन की गाली गलौज किया जाए, कास्टिस्ट रिमार्क्स किए जाए। तो ये पूरा जो खौफ का माहौल दलितों को डराने के लिए खड़ा कर रहे हैं। क्यों? तो एक तरफ से दलित एसर्शन हो रहा है, और जितना दलित एसर्शन इंटेंस हो रहा है, बिल्कुल उतना ही अपर कास्ट कम्युनिटीज के सो कॉल्ड फेडरल फोर्सेस का एक तरह से उनकी चर्बी भी बाहर आ रही है। मैं साफ तौर पे कहता हूं कि संघ, एबीवीपी और बीजेपी के लोगों को मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चर्बी चढ़ गई है, और वे ऐसा मान के चलते हैं कि जब चाहे तब किसी भी आम आदमी को, आम औरत को, दलित को, मुसलमान को प्रताड़ित कर सकते हैं। तो वो ये एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद दूसरा एक मुद्दा ये सहारनपुर के मामले में भी ऐड करना चाहूंगा कि ये जब पूरा तांडव चल रहा था, जब दलितों को तलवार दिखाई जा रही थी, तो वहां के लोकल ग्राम सेवक ने, ग्राम प्रधान ने पुलिस को फोन किया, डीएम के ऑफिस में फोन किया, पुलिस के कुछ लोग वहां पर फिजिकली मौजूद भी थे। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? एट्रोसिटी का कानून जो उसका फुल फॉर्म ये है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट, मीनिंग स्टेट को प्रोएक्टिवली स्टेप्स लेने हैं कि एट्रोसिटी की वारदात ना हो। यहां पर तो लोग तलवारें दिखा रहे हैं, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, बावजूद दलितों के ऊपर हमला होता है, घर जलाए जाते हैं, गर्भवती दलित महिला के ऊपर तलवार से प्रहार होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन जो शेप ले रही है। आज प्रधान जी को गिरफ्तार किया गया है, शिव कुमार को। अच्छा, और भी लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और मैं तो मानता हूं उसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी भी बाहर आनी चाहिए। और फूलन देवी के मर्डर के केस में जो इन्वॉल्व थे, शेर सिंह राणा, ऐसा सुना है कि उनको भी महाराणा प्रताप के स्टैच्यू के फैसिलिटेशन के लिए शायद बुलाया गया। तो वो सारी कड़ियां जोड़कर कुछ एक सिनिस्टर गेम हो, ऐसा एक डाउट मुझे जाता है। डाउट इसलिए भी जाता है कि वेस्टर्न यूपी में दादरी भी है, हाँ, वो वहां देखे गए हैं, सहारनपुर भी है, मुजफ्फरनगर भी है, राइट। और अब ये कम्युनल डिवाइड रहती है और भी बढ़ती है। तो गुजरात का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, हिमाचल का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, और फिर ये सब होते होते 2019 भी आ जाए, ताकि जनता ये सवाल न पूछे कि वो हमारे 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, 30 लाख आवास का क्या हुआ, भ्रष्टाचार और महंगाई कम क्यों नहीं हो रहे, किसानों की आत्महत्या क्यों नहीं रुक रही है, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं मिल रहा है, 90,000 करोड़ के बावजूद गुजरात के किसानों को पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, अस्तित्व के साथ जुड़े हुए जो असली सवाल है, उससे ध्यान भटकाने के लिए भी एक सिनिस्टर प्लान के तहत ये सारा पॉलिटिक्स किया जा रहा हो। अच्छा, इतनी सारी चीजें जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, जिसकी पहचान हो रही है, और आप देखेंगे कि विपक्ष से जो कोई भी विपक्षी दल, जिस तरह से इसका काउंटर होना चाहिए, जनता को स्पष्ट तौर पर बताया जाना चाहिए कि देखिए कैसे सत्ता विभाजनकारी नीतियों पर काम कर रही है। विपक्ष ऐसा नहीं कर रहा है, तो इस पे क्या इसका चारा हो सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की खुद की आइडियोलॉजी के एक फंडामेंटल सवाल है जी। एक, वो किन मूल्यों के लिए स्टैंड करते हैं, किस आइडियोलॉजी के लिए स्टैंड करते हैं, उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है, व्यापक गड़बड़ है। दूसरा, सिस्टम ने विपक्ष के सैकड़ों लोगों को इतना जमकर दिया है, तो वो कोऑप्टेड रहेंगे या लड़ेंगे। तीसरा, सड़कों पर उतरकर सरकार से हेड ऑन होना, वो स्पिरिट ही विपक्ष में बचा नहीं। तो हम लोग विपक्ष है तो, लेकिन हम जैसे जितने भी लड़ने वाले लोग, उनके बीच में एक जबरदस्त संकलन हो, और उसमें से अस्तित्व के सवाल को लेकर, आत्मसम्मान के सवाल को लेकर, संवैधानिक मूल्यों के सवाल को लेकर एक आंदोलन खड़ा हो, और उसमें से कोई तीसरी राजनीति इमर्ज हो, तब जाके बहुत तगड़ा एक ऐसा विकल्प खड़ा होगा जो जनता की लड़ाई भी लड़ सकता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंटरवीन भी कर सकता है। इसको लागू करने में, एक नए तरह का विपक्ष, जमीनी विपक्ष तैयार करने में, जब आप सरकार की आलोचना करते हैं तो देशद्रोही कहलाए जाते हैं, तो नया विपक्ष ही खड़ा करना और आंदोलन खड़ा करना कितना आसान लगता है आपको?
अभी कुछ करीब 1-1.5 घंटे मैंने किसी दूसरे मीडिया के ग्रुप के साथ बात करते हुए मैं कहता था कि ये उमर खालिद, ये कन्हैया, ये शैला, इनमें से कुछ लोगों के तो मेदू वड़ा का पैसा बाकी हो गया, जैसा वो किसी मिमिक्री आर्टिस्ट बता रहे थे। तो इनको राष्ट्रद्रोही इसलिए बताया गया कि इस तरह से जेएनयू को टारगेट करके दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाना इस देश की जनता का। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे, जो लोग संविधान के बजाय हिंदू राष्ट्र लागू करना चाहते हैं वो देशद्रोही है। रही बात आपकी कि किस तरह से ये हो, तो आज की तारीख में हम लोगों को तो एक ही चीज दी थी, जो मुद्दा पकड़कर हम लोग निकले हैं उसके ऊपर जमकर फाइट करें, दिलो जान से लड़े, नॉन कॉम्प्रोमाइज रहे, किसी भी मेन स्ट्रीम बुर्जुआ पॉलिटिकल पार्टी के कैंप में ना घुसे। पर यही हमारी जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ बढ़ती जाए और ऐसे लोगों के बीच में संकलन बढ़े तो डेफिनेटली आगे का रास्ता कुछ खुल सकता है। अच्छा, दूसरा चीज ये प्रशांत कुछ पूछना चाह रहे हैं। जिग्नेश, आप यहाँ जंतर मंतर पर आए थे जब भीम आर्मी का यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था और चंद्रशेखर भी आए हुए थे। तो जिस तरीके से भीम आर्मी का प्रोटेस्ट करने का या रिटेलिएशन करने का जो तरीका है वो पूरा हिंसात्मक है, और जबकि बाबा साहब अम्बेडकर कभी हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। तो इस हिंसा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये आप इस हिंसा का समर्थन करते हैं? देखिए, भीम आर्मी ने कहा कितनी कैसे हिंसा की, यही मुझे तो सबसे पहला सवाल है। राइट, एक मिलिटेंट अप्रोच होना, एक एग्रेसिवनेस होना, राइट, वो एक बात है, और एक्चुअल हिंसा की वारदातों में इन्वॉल्व होना वो दूसरी बात है। ज्यादातर केसेस जो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के सदस्यों के ऊपर लगे हैं वो मोस्टली प्राइमा फेसी इट अपीयर्स टू बी ऑल ऑफ देम आर फ्रिवलस केसेस। राइट, एक तरह से स्टेट के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है हिंसा का थप्पा लगा देना, लेकिन सेल्फ डिफेंस में दलित मारे नहीं तो क्या करें? Every day in India 2 Dalits are killed. Every day in India 4.3 Dalit women are raped. Crime against a Dalit is committed every 18 minutes. Rate of conviction क्या है? नेशनल 18%. गुजरात, जिसने गुजरात मॉडल दिया, वहां पर रेट ऑफ कन्विक्शन क्या है? केवल 3%। यानी 100 एट्रोसिटी की वारदातें रजिस्टर होती है, 97 में लोग छूट जाते हैं। तो ये डिनायल ऑफ, ये फीलिंग ऑफ डिनायल ऑफ जस्टिस जितना एक्यूमुलेट होता रहता है वो कहां ले जाएगा? राइट, तो लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि भीम आर्मी के ये एग्रेसिवनेस के बारे में बात होती है, लेकिन उन्होंने ग्राउंड जीरो में, दलितों की बस्ती में, गांव में शिक्षा का जो काम किया उसकी बात क्यों नहीं होती? राइट, भीम आर्मी बननी क्यों पड़ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण रूप से लागू नहीं है, एट्रोसिटी का एक लागू नहीं है, एनाइलेशन ऑफ कास्ट का डिबेट डिस्कोर्स इस देश में नहीं है, तब जाके भीम आर्मी बन रही है ना। चंद्रशेखर पैदा क्यों हो? राइट, तो जाति आधारित उत्पीड़न यदि खत्म हो जाए तो चंद्रशेखर भी नहीं रहेगा। मैं तो साफ तौर पे मानता हूं, रिपीटेटिव लगने के का रिस्क लेकर भी हर जगह पे कहता हूं कि ये संघर्ष, मैं नहीं मानता कि इस बात का है कि आप सवर्ण हो तो मैं भी दलित हूं, नहीं, ये इसका संघर्ष है ही नहीं भाई। ना आप सवर्ण हो ना मैं दलित हूं, दोनों इंसान है। राइट, तो जाति की जो आइडेंटिटी है हम भी उसको पकड़े रहना नहीं चाहते, हम उसको इतिहास की कचरा पेटी में, कूड़ेदान में फेंक देना चाहते हैं। लेकिन इतना वायलेंस होता रहे तो भीम आर्मी तो बनेगी। मतलब मैं एक सवाल इसमें पूछना चाहता हूं कि जैसे दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, लोग भले ही बात करें हम डिजिटल इंडिया बना लेंगे या इंटरनेट की स्पीड को 5G पे पहुंचा लेंगे, पर एट्रोसिटी तो रुकी नहीं है, आज भी हो रही है, गांव में भी हो रही है, शहरों में भी हो रही है, और हर जगह दलित आंदोलन जिस तरीके से चले वो विफल साबित हुए राजनीतिक तौर पर। सिर्फ एकमात्र प्रदेश उत्तर प्रदेश था जहां बहुजन की सरकार बनी थी, और वहां जब भीम आर्मी प्रोटेस्ट करती है या आंदोलन करती है तो वहीं की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, वो कहती हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मानता हूं ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और एक तरह से गलत बयान है। मायावती जी से मेरी अपील है कि वो सहारनपुर गए, शब्बीरपुर गांव की विजिट ली, अब वो दोबारा वो कांसीराम का नारा बुलंद करे। मायावती जी, मेरी अपील है। कौन सा? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जिस तरह से ऊना के आंदोलन के वक्त बात केवल ऊना के 4 पीड़ित तक सीमित न रखते हुए हम लोगों ने लार्जर सवाल उठाया। आपने उसमें एक बात कही थी कि 5 एकड़ जमीन, हम लोगों ने ये नारा दिया कि गाय की पूछ आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। तो बहन जी भी ये नारा उठाए एडवर्स रिमार्क्स करने के बजाय कि आप सरकारी पट्टर जमीन, जो गवर्नमेंट वेस्टलैंड है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी, वो नारा उठाओ और हजारों लोगों को लेकर सड़कों पर उतर आइए। मैं तो मानता हूं कि उनको भीम आर्मी के समर्थन में आना चाहिए था। साथ साथ ये भी कहूंगा कि वो लोग जो भाजपा के साथ एक से ज्यादा बार गठबंधन करके सरकार बना चुके हैं,
जिन्होंने 2002 के दंगों के वक्त मोदी का प्रचार किया है कि हिंदू हृदय सम्राट को वोट दीजिए, वो लोग ये कहेंगे कि चंद्रशेखर बीजेपी का है, शोभा नहीं देता। लेकिन फिर भी मैं उनको लेकर भी ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। उनसे यही गुजारिश है कि जमकर सड़कों ऊपर उतरे बहन जी और लड़े मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ, मोर्चा खोले कि ठेका प्रथा खत्म हो, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नाबूद हो, सारे दलित जो प्राइवेट कंपनीज और फैक्ट्रीज में जाते हैं उनको मिनिमम वेज मिले, उनका पीएफ कटे, उनकी ईएसआई के बेनिफिट मिले, उनकी पगार की स्लिप हो, उनके लेबर राइट्स को इंप्लीमेंट किया जाए, लड़े सरकारी पड़तर जमीन के लिए, लड़े सीलिंग लॉ के तहत जो जमीन का आवंटन केवल कागज पे हुआ है और उसका पोजीशन नहीं मिला, उस मुद्दे को लेकर लड़े, दलितों के साथ साथ किसानों की लड़ाई लड़े। वो अब वो खुद आजाद के बारे में टिप्पणी करने के बजाय खुद सड़कों पर उतर आए, वो वक्त की डिमांड है। अच्छा, एक बात जो आपने कही अभी बड़ी मजेदार है कि जो दलित राजनीति है वो सवर्ण वर्चस्व के खिलाफ खड़ी होती है कि ये वर्चस्व खत्म हो, सब बराबरी पर आए। लेकिन वो दलित राजनीति जो व्यवहारिक राजनीति है, जो दलगत राजनीति है, संसदीय राजनीति है, उसमें वो उसी लोकेशन पर जाकर के खड़ी होती है जहां वो खड़े हुए हैं, जहां सवर्ण वर्चस्व खड़ा हुआ है, जो लोग मनुस्मृति की मांग कर रहे हैं, जो लोग हिंदू सवर्ण वर्चस्व की मांग कर रहे हैं। अंततः सारी पार्टियों का जो अंजाम है वो उसके साथ गठबंधन के रूप में सामने आता है। जैसा अभी ये इस दुर्भाग्य को कैसे देखें? इस दुर्भाग्य के बारे में तो यही कहेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये एक तरह का बहुत गंदे किस्म का तकवाद, अपॉर्चुनिज्म दलित मूवमेंट का है, जो रिफ्लेक्ट करता है। आज उदित राज, ये रामविलास पासवान या आठवले, तीनों में से कोई सहारनपुर के बारे में खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं। कुछ नहीं बोला। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने बीच में फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी कि सारे आम्बेडकरिस्ट को मिलकर उनको ग्लूकोज का पैकेट देना चाहिए तीनों को, ताकि उनके बदन में उतनी एनर्जी आए कि सहारनपुर के मामले में मुंह खोले। तो ये जो अपॉर्चुनिज्म है दलित मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का, उसने दलित मूवमेंट का बहुत ही बुरा हाल किया है। और इन जनरल आम्बेडकरेट मूवमेंट की एक बहुत बड़ी वीकनेस पिछले कुछ सालों की ये भी रही है कि इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग इस मुद्दे को लेकर जमकर ये विमर्श नहीं खड़ा कर पाए कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट कैसे हो। अल्टीमेटली किसी भी दलित संस्था, दलित संगठन या दलित पार्टी का अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? एनाइलेशन ऑफ कास्ट। SC ST OBC 85%, सामने वाले 15% उनको हटाओ और 85% पावर में आ जाए। पावर कैप्चर संघर्ष की प्रोसेस में यदि होता है तो उत्तम बात है, लेकिन अल्टीमेट गोल पावर अचीव करना नहीं, अल्टीमेट गोल दलित आंदोलन का जाति निर्मूलन है। तो वो डिबेट और डिस्कोर्स आम्बेडकराइट मूवमेंट में बहुत कम है। तो उसमें आने वाले दिनों में हम लोग जाए तो आगे का रास्ता खुलेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अब दलित आंदोलनों की तो बात हो रही है, अब आने वाले कुछ समय में गुजरात के चुनाव भी होने वाले हैं, विधानसभा के, और जिस तरीके से देखा भी जा रहा है कि गुजरात में अब एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है, क्योंकि वहां से मोदी और अमित शाह अब केंद्र में आ चुके हैं, तो कोई ऐसा मजबूत नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं देखा जाता कि जो मोदी के जैसा उसका ऑरा हो या अमित शाह के जैसा उसका ऑरा हो। तो रही बात आपकी और हार्दिक पटेल की और अल्पेश ठाकुर की, ये तीनों ही ऐसा लग रहा है कि कुछ संभावनाएं बन सकती हैं आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जिग्नेश मेवानी क्या हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं? देखिए, साथ में मिलकर करेंगे कि नहीं वो तो भविष्य के गर्भ में है। मैंने तो अटेम्प्ट भी किया था। अच्छा। ज्यादा कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाया, कुछ फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों का जो आंदोलन है वो केवल उसको केवल चुनावी राजनीति के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। मान के चलिए कि कल को कोई एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल कार्यकर्ता अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाता है कि अनटचेबिलिटी की नाबूदी के लिए काम करूंगा, बिल्कुल, या जो बहनें बुर्खा पहनती है या घूंघट ओढ़ती है उसको उसमें से मुक्त कराना या अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करना, तो ये वो काम है, ये वो सोशल मूवमेंट्स है जिनका MP या MLA बनने से बहुत ज्यादा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंटरविन से हमें परहेज है, बिल्कुल नहीं, वो करेंगे, लेकिन आज की तारीख में बहुत मुश्किल दिख रहा है। मैं फेयर असेसमेंट करूंगा, लेकिन फिर भी हम लोगों की जो भी लिमिटेड कैपेसिटी है, आने वाले दिनों में जितने भी लड़ने वाले लोग हैं, जितने भी संघर्ष के साथी है, आंदोलनकारी, उन सभी के साथ मिलकर एक ऐसा मोर्चा तो बनाएंगे जिसका एक अल्टीमेट गोल 2017 के चुनाव के संदर्भ में यही हो, डिफीट संघ, डिफीट बीजेपी। क्योंकि ये लोग संविधान के बजाय हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ये किसी कीमत पर नहीं चलेगा।
बिल्कुल, लेकिन ये भी बात अगर है कि आप जैसे कह रहे हैं कि सामाजिक रूप से लोगों की मानसिकता तो बदलनी चाहिए, लेकिन बात सत्ता की भी तो है, क्योंकि अगर आप एट्रोसिटी केसेस को रोकने की बात कर रहे हैं या जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इसके लिए तो आपका पुलिस प्रशासन या लॉ जो है वो मजबूत होना चाहिए। वो आप कब मजबूत कर पाएंगे? जब आप सत्ता में होंगे या उसके भागीदार होंगे। और 7%, जैसे कि आप मुझे पता है कि 7% दलित गुजरात में है पॉपुलेशन के, तो वो 7% बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ कर नहीं सकते। अगर सत्ता तो एक अपनी सरकार तो बना नहीं सकते, पर हाँ ऐसा है कि वो एक मजबूत किरदार निभा सकते हैं किसी की सत्ता बनवाने में। तो वहां आप कहां देखते हैं? क्योंकि ऊना का जो आंदोलन हुआ उसके बाद वहां का जो ग्राम पंचायत था वो भी भारतीय जनता पार्टी का चुनकर आया था। तो रहा बात की ये देखा भी जाता है कि दलित भारतीय जनता सवर्णवाद या ब्राह्मणवाद का विरोध तो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वोट तो वो उसी को करते हैं। नहीं, 7% गुजरात के दलितों के संदर्भ में एटलीस्ट इस बार मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं, 1% दलित भी बीजेपी को इस बार वोट नहीं करेंगे। इतनी तो इंपैक्ट हम लोगों के आंदोलन की है। एक छोटा सा अपॉर्चुनिस्ट मिडिल क्लास दलित तबका वो बीजेपी के साथ जा सकता है, लेकिन लार्जली इस बार गुजरात के चुनाव में दलित और पटेल उनके पास नहीं जाएंगे। किसान और मजदूर भी बहुत बड़े पैमाने में नाराज है। लेकिन तीसरा विकल्प आज की तारीख में हम लोग खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोगों के फैले हो रहे हैं, मैं एडमिट करता हूं। वो हम कर पाए तो डेफिनेटली बीजेपी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये भी बात है जिग्नेश की दलितों के जो नेता हुआ करते हैं, मतलब हमारे जो इंडिया में फिलहाल नेता हैं दलितों के, चाहे वो उदित राज हों या रामदास आठवले हों या मायावती हों, तो रामदास आठवले और उदित राज तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो कि भारतीय जनता पासवान भी, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा बोलते आए हैं। आज वो सत्ता में उनके साथ बैठे हुए हैं, जबकि रामविलास पासवान मंत्री भी हैं। और जहां मायावती को लोग ये मान रहे थे कि मायावती भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती हैं, तो वो, और जिस तरीके से भीम आर्मी में उन्होंने जवाब दिया है, तो पूरी तरह एक नजर आता है कि देश के अंदर एक भी दलित नेतृत्व नहीं है। आप अगर आए हैं, लेकिन अगर आप पॉलिटिकली कुछ चेंजेस नहीं ला पाए या कुछ इंपैक्ट नहीं ला पाए, तो क्या जिग्नेश मेवानी गुजरात विधानसभा के चुनाव के बाद भी मौजूद होगा इसी तरह? बिल्कुल, डेफिनेटली होगा। सड़कें हमारी है, जनता हमारी है, जनता के आंदोलन होते रहेंगे, सड़कों पर उतरते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और इस संघर्ष की प्रोसेस के दौरान हो सकता है कि कोई चुनावी राजनीति का अच्छा विकल्प भी निकल कर आए, लेकिन उसी के अंदर मैं फंसे रहना नहीं चाहता। मेरी व्यक्तिगत ये पोजीशन है। चुनावी राजनीति सब कुछ नहीं होती। काम के घंटे 8 हो पूरी दुनिया में, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते दुनिया के मजदूरों को नहीं मिला, सड़कों की लड़ाई से मिला है। ऐसे बहुत से अचीवमेंट्स हैं, राइट? तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से परहेज है नहीं, या बहुत सी मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से परहेज है। दिल से कूद पड़ने का मन करे किसी मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से, ऐसी एक भी आज की तारीख में मेरे लिए नहीं है, राइट? तो तीसरे विकल्प की राजनीति का तलाश है। मैं ऐसा मानता हूं इसी संघर्ष में से वो विकल्प निकल कर आएंगे। अच्छा, जब आपको ये आत्मविश्वास अभी नहीं है कि आप एक पार्टी के रूप में आ करके और भाजपा को या मौजूदा जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है उसको हटा सकते हैं, तो क्या ये उससे ज्यादा ये जरूरी नहीं है कि एक प्रेशर ग्रुप के रूप में वो तो कर रहे इस तरह से काम किया जाए कि उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो या बिहार हो या झारखंड हो, वहां पर जो स्टेट बार बार फेल हो रहा है, जो आप अभी कह रहे थे कि भीम आर्मी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि स्टेट फेल है, वहां पर दलितों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, जो पीट कर मारा जा रहा है उसको सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो जो स्टेट बार बार फेल हो रहा है अपने लॉ एंड ऑर्डर में, जिस स्टेट में आप चुनाव ही इसी बात पर जीत करके आए कि वहां कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, तो उस कानून व्यवस्था और स्टेट को सफल बनाने का एक जो प्रेशर ग्रुप है वो तैयार करना क्या ज्यादा जरूरी नहीं है? डेफिनेटली। तो हम लोग बेसिकली जो आंदोलन के साथ जो जुड़े लोग होते हैं उनका एक ये अहम काम होता ही कि वो प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करें। आज जो लोगों ने साथ मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसका एक मकसद एक तरह से यही है कि प्रेशर बनाए सारे स्टेट की गवर्नमेंट्स के ऊपर और केंद्र की सरकार के ऊपर कि भैया ये कानून बनाओ, लोग मर रहे हैं, नहीं चलेगा। गाय की पूछ आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। हजारों एकड़ जमीन का आवंटन यदि अदानी, अंबानी और एसआर को हो सकता है तो दलित, आदिवासी और भूमिहीन को क्यों नहीं? तो ये प्रेशर बना रहे। इस प्रेशर के चलते करीब गुजरात में हम लोगों ने, मैंने बीच में कॉल दिया था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कि आई विल बी ब्लॉकिंग मोदीज कॉन्वॉय यदि जमीन का आवंटन नहीं हुआ तो। सवर्णों की जमीन पर मजदूरी करते थे, उन्हीं के खेत से घास लाते थे अपने पशुओं के लिए, सारी उनकी जो जीविका है वो उसी पर चलती थी। अब जब दोनों कम्युनिटी में तनाव हो गया तो उनका रोजी
रोजी रोजगार बंद हो गया, उनकी मजदूरी के पैसे फंसे हैं उनके यहाँ, वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो वो जो जमीन की मांग आपने रखी थी, तो क्या उसे पूरे देश में आने वाले दिनों में मेरा एक डेफिनेटली ये अटेम्प्ट होगा, एटलीस्ट 10 से 15 स्टेट में एक साथ लैंड रिफॉर्म्स की डिमांड्स को लेकर दलित और प्रगतिशील संगठन साथ मिलकर सारे स्टेट गवर्नमेंट के सामने मोर्चा खोले। इस मुद्दे को लेकर डेफिनेटली नेशनल मूवमेंट खड़ा करूं। अच्छा, आपकी मांगे जो थी वो ऊना के बाद वो पूरी हुई? नहीं पूरी हुई। और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लोग चाहते कि और भी दलित उनको जूते मारे, तो उसकी एक शुरुआत करेंगे जुलाई के महीने से। ऊना को अभी 1 साल हो रहा है, तब दोबारा मोर्चा खोला जाएगा, फिर से आंदोलन होगा। एक सवाल आ रहा है हमारे दर्शक का, संतोष साहू जी पूछ रहे हैं, जिग्नेश जी आप दलितों की राजनीति करके सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो भाई किसी को तोड़ने का काम नहीं करते, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये तो हमारा लक्ष्य है। हम तो जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का तो स्पेशलाइजेशन प्रधानमंत्री जी का है। मुझे एक सवाल पूछना था आपसे कि जिस तरीके से आप अम्बेडकराइट राजनीति करते आ रहे हैं और जिस तरीके से आप मंच भी जो साझा करते हैं वो लेफ्ट के कई नेताओं के साथ, जैसे कन्हैया कुमार, शैला रशीद, जो कि लेफ्ट से ताल्लुक रखते हैं, तो हमेशा से अम्बेडकराइट मूवमेंट और लेफ्ट का एक कॉन्ट्रडिक्शन रहा है क्लास और कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप जिसकी बाबा साहब अम्बेडकर को परहेज था लेफ्ट से, वो हमेशा कहते थे कि आई डोंट बिलीव इन कम्युनिज्म, तो जिग्नेश मेवानी क्यों बिलीव करते हैं? अगर वो अम्बेडकर के मानने वाले हैं तो ऐसा क्यों करते हैं वो? यदि मैं गलत नहीं हूं तो हर महीने करीब 20 लाख लोग आपकी साइट की विजिट करते हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका। और इसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आई डोंट बिलीव इन कम्युनिज्म ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी भी कोने पे कहा है, तो पूरी कॉन्शियसनेस के साथ मैं कहता हूं कि मैं पब्लिक लाइफ ट्वीट करने को तैयार हूं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। साम्यवाद को लेकर, साम्यवाद के 2-3 डायमेंशंस को लेकर उन्होंने कुछ रिजर्वेशन एक्सप्रेस किए, जैसे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। तो बाबा साहब का कहना था भी किसी तरह की डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। मैं भी मानता हूं कि मजदूरों की भी डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। न केवल मैं मांगता हूं, आज जो मार्क्सवाद इवोल्व हो रहा है, एक तरह से उसमें एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, तो मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी जो इवोल्व हो रही, उसके बहुत बड़े, उसकी भारी संख्या में मार्क्सवादी लोग भी ऐसा मानते हैं कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट ना हो। बाबा साहब को हिंसा से परहेज था, तो मार्क्सिज्म को, वाद को, कम्युनिज्म को एज एन आइडियोलॉजी कभी उन्होंने काटा नहीं है, कभी उसको रिजेक्ट नहीं किया है, कुछ रिजर्वेशन एक्सप्रेस किए। तकलीफ क्या हुई है कि मिड 30s और लेट 30s में जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बहुत ही रेडिकल पोजीशन ले रहे थे, जैसे कि उन्होंने 1936 में लाल झंडे के साथ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, दलितों की नहीं, किसानों और मजदूरों की पार्टी। इस बाबा साहब अंबेडकर को कोई याद नहीं करता, राइट? आरपीआई या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वाले बाबा साहब अंबेडकर की बात होती है। इस बाबा साहब की भी बात करो ना, जिन्होंने किसानों और मजदूरों की पार्टी बनाई थी विथ रेड फ्लैग। ये रेडिकल अंबेडकर की बात नहीं हो रही। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में बाबा साहब ने कहा कि सारी जमीन और की इंडस्ट्रीज और इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, विच इज प्योरली लेफ्ट एजेंडा। इस बाबा साहब की बात नहीं होती। लैंड रिफॉर्म्स की वकालत करने वाले बाबा साहब अंबेडकर की बात नहीं होती। 1938 में रेलवे के कामगारों के संघर्ष के दौरान जिस बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि केवल ब्राह्मणवाद नहीं, इस देश के दलित और श्रमजीवी वर्ग के 2 शत्रु है, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। आज कौन सी दलित पार्टी, कितने दलित संगठन, कितनी दलित संस्थाएं ब्राह्मणवाद के साथ साथ पूंजीवाद को भी अपना शत्रु बनाने को तैयार है? नहीं बताते। क्यों? कन्वीनियंटली इंटरप्रेट करना है बाबा साहब अंबेडकर को। वामपंथ की ये ऐतिहासिक गलती का रियलाइजेशन आज है, वामपंथ को भी है। वामपंथ में भी ऐसे लोग हैं, नॉट जस्ट कन्हैया कुमार, मैनी अदर्स, नॉट जस्ट शैला रशीद, मैनी अदर्स, जो जमकर जाति का सवाल उठाते हैं, दलितों के सवाल के साथ आकर खड़े रहते हैं। जाति निर्मूलन कैसे हो उसके डिस्कोर्स और डिबेट में है। अब जब वो है तो मैं क्या रिजेक्ट करूं? पहले हम दलितों की कंप्लेन थी कि वामपंथ जाति का सवाल उठाता नहीं है, जब उठाता है तब ये कहते हैं कुछ लोग ये तो सवर्ण ब्राह्मणवादी वामपंथी है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये आपका नियो ब्राह्मणवाद है। दिस इज न्यू ब्राह्मणवाद दैट इज डेवलप्ड अमंग दलित्स। तो जेल जाने के दौरान जो निकल के वहां से कन्हैया कुमार ने जो एक नया वो दिया था, संकेत दिया था, नीली कटोरी लाल कटोरी, जय भीम और लाल सलाम, उसकी संभावना देखी जाए आगे? डेफिनेटली। सी देखिए,
इन नटशेल कहे, एक लाइन में कहे, तो साम्यवाद की विचारधारा ये कहती है कि इस देश और दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी स्त्री पुरुष हैं, जितने भी मनुष्य हो, उनको एक ही क्वालिटी की, एक ही किस्म की रोटी कपड़ा मकान मिले, तो भी क्या गलत कहते हैं? समाज वर्गों में बटा ना हो। यदि समाज वर्गों में बटा है तो एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता ही रहेगा। यदि कल को मान के चलो एनाइलेशन ऑफ कास्ट हो जाता है, जाति खत्म हो जाती है, और लेकिन समाज वर्गों में बटा रहा, तो भी वर्गीय शोषण के सामने भी आपको लड़ना है, तो अभी से क्यों ना लड़े? तो अभी से जाति निर्मूलन और वर्ग संघर्ष दोनों को कंबाइन करके कोई संघर्ष की राजनीति क्यों न तराशे? राइट। तो लेफ्ट ने ऐतिहासिक गलतियां की है, ये एक ऐतिहासिक हकीकत है, लेकिन उसका रियलाइजेशन भी है, और इस रियलाइजेशन के चलते जब वामपंथ के कुछ साथी ऊना के आंदोलन के समर्थन में आए, तो मैं उनको रिजेक्ट नहीं करूंगा। उनको उस ग्राउंड पे रिजेक्ट करना कि आप वामपंथी हो और ये पहले आपने गलतियां की, या आप नॉन दलित कास्ट में पैदा हुए हैं, ये नहीं चलेगा। दूसरी तरफ आम्बेडकराइट मूवमेंट की भी मर्यादा है, जैसे वामपंथ की मर्यादा है, तो आम्बेडकराइट मूवमेंट का भी एक डिसेंट क्लास पर्सपेक्टिव कहां बिल्ट हुआ? आप भी मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, यहां हमको मारा, यहां हमको पीटा, ऐसे 2 4 5 रेटोरिक में चौकअप हो गए। दलित मूवमेंट महंगाई के खिलाफ क्यों मोर्चा नहीं निकालती? दलित मूवमेंट के सैकड़ों संगठन है, हजारों की तादाद में संगठन है, सारे दलित संगठन मिलकर इंटरनेशनल लेबर डे को क्यों सेलिब्रेट नहीं करते? कहे ना इस दिन दलित मिलकर कि भाई हम मजदूर है, भाई हम मजदूर है। तबका तो दलित और पिछड़ों का भाई हम मजदूर है, ठेका प्रथा खत्म करो। दलित कहे, दलित करे लैंड रिफॉर्म्स की डिमांड, दलित कहे कि कॉमन स्कूलिंग हो, पब्लिक हेल्थ के मुद्दे पर दलित लड़े। तो आम्बेडकराइट मूवमेंट्स में भी फंडामेंटल गलतियां हुई है। अब वक्त है दोनों अपनी गलतियों को माने, एडमिट करें, और इंटरनल जो छोटे मोटे कॉन्ट्राडिक्शन या मतभेद उसको साइड में रखिए। इतना बड़ा मॉन्स्टर आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है, उसके सामने मोर्चा खोलो। ये मेरा अटेम्प्ट है, मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ है नहीं। तो सारे लड़ने वाले लोग, केवल आम्बेडकराइट नहीं, सारे लड़ने वाले लोग एक मंच ऊपर आए, ये वक्त की डिमांड है, लेकिन यूथ उसमें अगुवाई करना चाहिए। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ गुजरात के चुनाव को लेकर। जैसे कि आप हैं, अल्पेश ठाकुर हैं, हार्दिक पटेल है, हर जगह से पुरुष नजर आ रहे हैं, जबकि महिला तो सभी वर्ग की दलित है। तो क्या इसमें महिलाओं की क्या संभावना है? आप दलितों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें इस पूरे विमर्श में कहीं महिलाओं को नहीं देख पा रहा हूं। बिल्कुल, मैं मेरे खुद की अप्रोच की, हमारे संगठन की, हमारी टीम की, आम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की, दलित आंदोलन की बहुत बड़ी कमनसीबी है। और मैं एडमिट करता हूं कि हम पूरी ताकत और तीव्रता के साथ सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद को नारा तो लगाते हैं, लेकिन हम लोगों का भी एक डिसेंट जेंडर पर्सपेक्टिव नहीं है, और तभी ये दलित मूवमेंट की हालत है। तो ये मैं एडमिट करता हूं, उसमें से भागने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो जितनी भी संख्या में दलित आंदोलन, जितना भी फेमिनिस्ट बनता जाए, वो दलित मुक्ति के प्रोजेक्ट के लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि केवल वर्ग और जाति, कास्ट और क्लास ही इंटरकनेक्टेड नहीं है, जेंडर भी साथ, कास्ट और जेंडर भी इंटरकनेक्टेड है। राइट। तो जाति, वर्ग और पितृत्व सत्ता, कास्ट, क्लास और जेंडर, तीनों के इंटर रिलेशनशिप को कंसीडर करते हुए आपका पॉलिटिक्स और आपका संघर्ष, आपका आंदोलन इमर्ज होना चाहिए, इवोल्व होना चाहिए। इनफैक्ट इसी एक समझ के साथ हम लोगों ने ये जब ये कॉल दिया कि 5 एकड़ जमीन का आवंटन हो, तब हम लोग ये भी कहते थे कि जमीन का आवंटन गरीबों को हो, गरीबों में प्रायोरिटी मिले दलितों को, दलितों में भी दलित बहनों को, और दलित बहनों में भी वाल्मीकि समुदाय की दलित बहनों को, और उसमें भी वीडियो वाल्मीकि दलित बहनों को ये प्रायोरिटी मिले। लेकिन अभी ये आइडिया के लेवल पे है, एट द मोस्ट आप उसको एक प्रोग्रेसिव रेटोरिक कह सकते हैं। जमीन पे ये रियलिटी तब बनेगी जब सचमुच वाल्मीकि समुदाय की बहनें दलित आंदोलन में अगुवाई के रूप में बाहर आए। तो ये हम लोगों के आंदोलन की डेफिनेटली एक बहुत बड़ी वीकनेस है। और एक और चीज बात करना था आपसे कि दलित आंदोलन तो पूरे देश में कहीं ना कहीं चल ही रहे हैं रोहित वेमुला की मौत के बाद से। मीडिया को लेकर हमेशा से कहा गया है कि मीडिया दलितों को लेकर हमेशा अछूता ही व्यवहार करता है, तो इस पे जिग्नेश क्या कहना चाहोगे आप? इस पे इसमें 2-3 मुद्दे कहना चाहूंगा। ब्रॉडली, जनरली ये बात सही है, लेकिन ये बात सारे वंचित शोषित समुदायों के लिए भी सही है। जैसे कि आज मेधा पाटकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों की सरकार मिलकर करीब करीब 20,000 ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करने जा रही है। बिल्कुल। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या उसको लाइव करेगा? नहीं करेगा। तमिलनाडु के किसान यहां पर आकर 40 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पर सो जा रहे थे, कितने लोगों ने उसको लाइव किया और लंबे अरसे तक दिखाया, चलाया।
किसानों की आत्महत्या की कितनी बात हो रही है। मोदी जी के आने के बाद लेबर लॉस को जिस तरह से डिस्टोर्ट करके रख दिया, कितनी बड़ी तगड़ी डिबेट्स होनी चाहिए थी, कितने प्राइम टाइम्स में ये मुद्दा उछलना चाहिए था, नहीं आया। तो दलित नहीं, दलितों के साथ साथ किसी भी गरीब जनता की बात जनरली नहीं होती। हाँ, उसके साथ साथ एक कास्ट का एंगल भी आता है, एक ब्राह्मणिकल माइंडसेट आता है। तो जब गरीबों की बात नहीं होती तो दलितों की बात और भी कम होती है। लेकिन उसमें एक चीज थोड़ा मैंने ये भी देखा है, खुद के एक्सपीरियंस से पिछले 1 साल के करीब, कि थोड़ा क्रिएटिव आइडिया लेकर आओ तो आपकी कुछ जगह बनती है, राइट। आप भी पत्रकार रहे हैं, वैसे पत्रकार रहा हूं, एक्टिविस्ट हूं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, लड़ रहा हूं, संघर्ष में इन्वॉल्व है, सड़कों पर काम करते हैं, गांव में जाकर काम करते हैं। तो कुछ क्रिएटिव मेथड्स अब लेकर आए तो मीडिया आपको देंगी। मैंने जब ये अनाउंसमेंट दिया कि आई विल बी ब्लॉकिंग मोदीज कॉन्वॉय, तो झकमरा कर मेन स्ट्रीम मीडिया को भी लेना पड़ेगा। तो आप हेड ऑन हो जाओ और ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करो विद क्रिएटिव मेथड्स, तो मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ तबके आपको कंसीडर करेंगे। जैसे कि दूसरे मैं आपको एक जस्ट छोटा सा एक एग्जांपल दूं आपके माध्यम से, जो भी दलित साथी देख रहे हैं। दिवाली के पहले मेरी टीम में से कुछ लोग मिले थे, हम लोग बैठे थे मतलब चाय की दुकान पे, तो बात हो रही थी, तो थोड़ा दिवाली का वक्त है, धनतेरस, काली चौदस, दिवाली, नया साल, ये सब होगा, तो हमारे आंदोलन के बारे में कुछ नहीं आएगा। मैं बोला आएगा, सारी मीडिया इन सब चीजों में एंगेज होगी, फेस्टिवल मूड में तब भी आएगा। मैं बोला कैसे, सिर्फ 5 लोग मेरे साथ चलो। मैंने एक छोटा सा मेमोरेंडम तैयार किया कि तेरस आप रखो, धन हमें दे दो। ऐसा एक मेमोरेंडम हमने गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर को हम लोग सबमिट करने गए, सारे मीडिया ने कवर किया, राइट। तो उसमें बात ये हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि भैया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान के पैसे केवल दलित और आदिवासी के पीछे ही खर्च हो, वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी बने, उस तरह से खर्च हो। ऐसा एक स्पेशल लॉ बनना चाहिए। बता रहे थे जैसा गुजरात में जो फंड का पैसा था जो दलितों पे खर्च होना था, उसको कहीं और खर्च किया, कहीं और हर जगह पे मोदी जी की फिल्म बनी है उसमें से। अच्छा, हाँ, गुजरात के ऊपर फिल्म में डॉक्यूमेंट्री बनी है, फ्लाईओवर्स बना दिए गए, सड़कें बना दिए गई, सरकारी टॉयलेट बना दिए गए। तो दलित और आदिवासी के एक तो बजट ही उनका कम है, और भी कम किए जा रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत जो भी बजट था उसको भी जनरल पर्पस इसमें खर्च कर रहे हैं। अब हम देखिए, ये करोड़ों का घपला है, करोड़ों के दलित आदिवासी का पैसा ये सरकार चाट रही है, और हम केवल एट्रोसिटी के मामले में बाहर निकलेंगे तो ये नहीं चलेगा। आत्मसम्मान के साथ साथ ये हमारे इकोनॉमिक इश्यूज की लड़ाई भी जमकर लड़ेंगे, तब जाकर दलित मुक्ति का मार्ग कुछ खुलेगा। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।